लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि गवर्नमेंट बजट के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे। बजट के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कहलाता है बजट रिसिप्ट, बजट प्राप्तियाँ, और दूसरा कहलाता है बजट एक्सपेंडिचर, बजट व्यय। बजट रिसिप्ट की बात करते हैं बच्चों। रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियाँ, इससे तात्पर्य होता है कि वन अकाउंटिंग ईयर में या वन फिजिकल ईयर में सरकार को उसके विभिन्न स्रोतों से एक वर्ष के दौरान कितनी आमदनी होने की संभावना है, कितना राजस्व मिलने की संभावना है, वो कहलाता है बजट रिसिप्ट। और बजट एक्सपेंडिचर में हम बात करते हैं कि सरकार एक वर्ष के दौरान किन किन मदों पर कितना कितना खर्च करेगी। तो ये दो इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक कहलाता है गवर्नमेंट बजट रिसिप्ट और दूसरा कहलाता है बजट एक्सपेंडिचर। हम बात करते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट की। जो बजट रिसिप्ट है, जिससे कि हम गवर्नमेंट रिसिप्ट के नाम से भी जानते हैं, ये बच्चों दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरे को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं बच्चों। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम हिंदी में कहते हैं राजस्व प्राप्तियाँ, और कैपिटल रिसिप्ट को हम कहते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ, जो कि बजट रिसिप्ट के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है वह प्राप्तियाँ जो एक बार सरकार को मिल जाने के बाद हमेशा के लिए सरकार की हो जाती हैं। सरकार उन्हें किसी को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होता है। यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? दैट रिसिप्ट व्हिच आर ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑलवेज रिमेन्स फॉर द गवर्नमेंट। जो एक बार सरकार को मिल गई वो हमेशा सरकार के पास ही रहती है। जबकि कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? इसके उल्टे होते हैं। वो सरकार को मिल तो गए हैं, लेकिन शायद कुछ समय बाद सरकार को उन्हें वापस भी करना पड़ सकता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। पहला क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? ऐसी रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी यानी कि देयता उत्पन्न नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल टैक्स के रूप में सरकार को जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्योंकि इससे सरकार के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, बल्कि टैक्स क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि आम जनता के द्वारा सरकार को किया जाता है, और उस टैक्स के बदले में सरकार आम जनता को कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं होती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? वे रिसिप्ट होती हैं जो कि डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि एक बार सरकार को मिल गई, अब सरकार उन्हें चाहे जैसे खर्च करे, सरकार पर किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। रेवेन्यू रिसिप्ट की जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या होती है? दैट रिसिप्ट व्हिच डू नॉट reduce एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार को पैसे तो मिल गए हैं, रेवेन्यू तो मिल गया है, लेकिन उस रेवेन्यू से सरकार की एसेट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। फॉर एग्जांपल सरकार का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU, एक कंपनी है, पब्लिक इंटरप्राइज है। सरकार ने उसे बेच दिया। बेचने से पैसा तो मिल गया, लेकिन उस पैसे के बदले में गवर्नमेंट की एसेट, एक परिसंपत्ति क्या हुई? उसमें रिडक्शन हो गया, यानी कि वह कंपनी अब सरकार की नहीं कहलाएगी। तो अगर ऐसी प्राप्तियां हैं जिससे सरकार की एसेट्स में कोई भी कमी ना आए, तो वो प्राप्तियां ही क्या कहलाती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और अगर सरकार के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या एसेट्स में रिडक्शन आ जाएगा, तो वो रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहलाएंगे। जैसे टैक्स हो गया, टैक्स से सरकार के ऊपर ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने से सरकार की किसी परिसंपत्ति में कोई कमी आती है।
रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट होते हैं, या इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। पहला कहलाता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा कहलाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। बच्चों, हम टैक्स इनकम की बात करते हैं। टैक्स रिसिप्ट, टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड्स, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। और आप जानते हैं टैक्स के बदले में जो टैक्स पेयर होता है वो गवर्नमेंट से किसी भी सर्विस या किसी भी बेनिफिट की उम्मीद इन रिटर्न नहीं रखता है। सरकार की मर्जी है तो वह कोई भी वेलफेयर का काम करे, नहीं मर्जी है तो ना करे। टैक्सेस को जनरली 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। दूसरा हमारा कहलाता है वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, और तीसरे होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इन तीन तरीक़ों से हम टैक्सेस को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स में बच्चों ये होता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उससे टैक्स जो है वो बढ़ती हुई रेट से लिया जाने लगता है। हमारे देश में जो टैक्स का सिस्टम है वो कैसा? प्रोग्रेसिव है। हमारे यहाँ टैक्स की अलग अलग स्लैब बनी हुई है इनकम के आधार पर कि आप कितनी इनकम अर्न करते हैं तो उस हिसाब से आपको कितने % टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि इनकम बढ़ने के साथ बढ़ जाता है टैक्स का अमाउंट, वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और प्रोग्रेसिव टैक्स से जो धनी वर्ग के लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ता है, जबकि गरीब वर्ग के लोगों के ऊपर बर्डन बहुत ही कम पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं। प्रोग्रेसिव के एकदम उल्टा रिग्रेसिव टैक्स होते हैं। रिग्रेसिव टैक्स प्रतिगामी कर, ये कर वो कर होते हैं जिनका बर्डन पुअर पर्सन्स पर अधिक पड़ता है। यानी इनमें क्या होता है कि टैक्स का रेट तय कर दिया गया। अगर 10% है तो 10% टैक्स हर कोई पे करेगा, वो चाहे 90,000 रुपये पर मंथ कमाता हो या वो सिर्फ 9,000 रुपये ही कमाता हो। टैक्स सबको, दोनों लोगों को 10% ही देना पड़ेगा। तो ऐसे टैक्स का बर्डन पुअर लोगों पर अधिक पड़ता है, जबकि जो रिच वर्ग के लोग होते हैं उनके ऊपर कम पड़ता है। इस प्रकार के टैक्स को हम नाम देते हैं रिग्रेसिव टैक्स या प्रतिगामी कर। हमारी सेकेंड कैटेगरी होती है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्सेस। वैल्यू एडेड टैक्स को VAT वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं। बच्चों, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के समय आप लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हम वैल्यू एडेड कैसे निकालते थे। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करने पर जो मिलता है वो कहलाता है वैल्यू एडेड। और हम टैक्स यहाँ पर सिर्फ उसी अमाउंट पर लगाते हैं जो नया वैल्यू ऐड करता रहता है, ना कि टोटल अमाउंट पर। तो वैल्यू एडेड में क्या होता है कि इसमें वेरियस स्टेजेज होती हैं। हर एक स्टेज पर जितना भी वैल्यू ऐड किया गया है उस वैल्यू एडेड पर टैक्स जब लगाया जाता है तो वो कहलाता है वैट। आज हम GST की बात करते हैं। तो ये जो GST है ये एक वैल्यू एडेड का और अच्छा एक मॉडिफाइड वर्जन है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे होती हैं उन पर हम टैक्स पे करते जाते हैं। दूसरा जो है वो होता है स्पेसिफिक टैक्सेस। स्पेसिफिक टैक्सेस में क्या किया जाता है कि टैक्स जो होता है वो जो भी अमाउंट है, जो भी कमोडिटी है, कमोडिटी की यूनिट्स, उसके साइज या उसके वेट के अनुसार जब हम टैक्स लगाते हैं तो कहलाता है स्पेसिफिक टैक्स, विशेष प्रकार का टैक्स कर। और ये कब होगा? जब हम कमोडिटीज की यूनिट्स या उसके साइज या उसकी वेट के आधार पर टैक्स के अमाउंट को तय करते हैं, तो वो कहलाता है स्पेसिफिक टैक्स। जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो होता है हमारा डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या है इसकी बात करते हैं। बेटा टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया जिस व्यक्ति पर, अगर उसी व्यक्ति ने टैक्स का भुगतान गवर्नमेंट को कर दिया तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने तो व्यक्ति पर लगाया, व्यक्ति ने तुरंत तो गवर्नमेंट को टैक्स का भुगतान कर दिया, लेकिन टैक्स के अमाउंट को वह किसी दूसरे से वसूल करने में समर्थ हो जाता है, तो ऐसे टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब बच्चों टैक्स के दो प्रकार के बर्डन होते हैं, एक कहलाता है मनी बर्डन और दूसरा कहलाता है रियल बर्डन। मनी बर्डन का मतलब हुआ जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर के ऊपर जीएसटी के रूप में टैक्स लगा दिया। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, उस जीएसटी के अमाउंट को होलसेलर से ले लेता है, यानी कि वो प्राइस में ऐड करके होलसेलर से ले सकता है। होलसेलर क्या करेगा, टैक्स के अमाउंट को रिटेलर से ले लेगा और रिटेलर क्या करेगा, टैक्स के अमाउंट को जो लास्ट उसका कंज्यूमर होगा, जो लास्ट यूनिट होती है वो होती है कंज्यूमर, कंज्यूमर ही हर चीज़ का कंजम्पशन करती है, तो रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर से टैक्स के अमाउंट को वसूल कर लेगा। यानी कि रियल बर्डन किसके ऊपर पड़ा, कंज्यूमर के ऊपर, जो कि फाइनली उस चीज़ को परचेज कर रहा था। जबकि मनी बर्डन किसके ऊपर पड़ा, पहले प्रोड्यूसर के ऊपर गवर्नमेंट ने जो टैक्स इम्पोज किया था वो था मनी बर्डन ऑफ टैक्स, लेकिन उसने टैक्स के अमाउंट को किसी और पर, होलसेलर पर शिफ्ट कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर पर शिफ्ट किया और रिटेलर ने कंज्यूमर पर शिफ्ट किया, तो रियल बर्डन किसके ऊपर आया, कंज्यूमर पर। तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका मनी बर्डन और रियल बर्डन एक ही यूनिट पर पड़ता है। व्यक्ति अपने टैक्स के बर्डन को किसी दूसरे पर शिफ्ट करने में संपर्क में किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब क्या हैं, ऐसे टैक्स हैं जिनका बर्डन हम किसी दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते। कारपोरेशन टैक्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इसके उल्टा होते हैं, रियल बर्डन किसी और पर पड़ेगा जबकि मनी बर्डन किसी और पर पड़ेगा। यानी कि रियल बर्डन और मनी बर्डन जब दोनों ही अलग अलग यूनिट पर पड़ते हैं तब हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है।